गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 3 जून है तो ई-डीएनए सीरीज में अर्थात डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण और जनसत्ता के न्यूज़पेपर में आपके लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया, साथ ही निबंध के कौन से टॉपिक को हम इस पेपर से कवर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते सबसे पहले देखेंगे आज का क्या टॉपिक है जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, स्वच्छता से सुधरी है सेहत, यह स्वास्थ्य विभाग के गैर संचारी रोग जो रिपोर्ट आई है उसके द्वारा यह बातें की गई है। भारत में स्वच्छता संबंधित अभियान क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए मापदंड क्या बनाए गए, इन सारे एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। चुनाव में स्वच्छता के लिए जनता दिखी सक्रिय, अर्थात चुनावी प्रक्रिया को और भी बेहतर बनाने के लिए जनता ने इस बार बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो उन सारे आयामों को, उन सारे परिप्रेक्ष्य को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अब हैदराबाद संयुक्त नहीं रहा, महज तेलंगाना की राजधानी यह रहेगी। तो हैदराबाद के संदर्भ में हम समझेंगे, तेलंगाना के संदर्भ में समझेंगे, सारी चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। राइट टू रिकॉल एक विकल्प देता है वापसी का अधिकार। तो राइट टू रिकॉल से संबंधित कुछ न्यूज आया है तो उसे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और पीटी प्लस मेंस ओरिएंट चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। आइसलैंड में हाला टाइम्स टाइटर जो है टाइटर वो महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। तो इस नए उपलब्धियों को हम लोग देखेंगे। पाकिस्तानी सेना में पहली ईसाई महिला हेलन बनी है ब्रिगेडियर। तो इस बड़े रैंक पर पहुंचने वाली पहली ईसाई महिला हैं। तो उसके पीटी एस्पेक्ट को देखने का प्रयास करेंगे। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा चीन का यान। तो यह उपलब्धि हासिल किया है चंद्रमा ने, यह हासिल किया चीन ने अपने दक्षिणी चंद्रमा पर उतार कर। उसके लक्ष्य क्या हैं उस संदर्भ को देखेंगे। भारत को सिंगापुर से मिला सबसे ज़्यादा एफडीआई। तो किन देशों से सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ, इन सारे तथ्यों को देखने का प्रयास करेंगे। फिर आज के संपादकीय में हम देखेंगे कि भारत में वन क्षेत्र का क्षय ताप का कहर है। तो जैसे जैसे वन क्षेत्र भारत में घट रहे हैं, आंकड़े कुछ दिन पहले भी मैंने इस पर आप लोगों को समझाया था किस प्रकार के आंकड़े हमने विगत कुछ वर्षों में दशकों में हमने क्या किया है, इसके परिप्रेक्ष्य में एक डाटा आया था, उस तथ्य को हम देखेंगे, जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, युक्ति आई इसको सपोर्ट कीजिएगा। इस बार कोड को स्कैन करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन बॉक्स, टेलीग्राम चैनल सभी जगह लिंक आपको दिए गए हैं ऐप डाउनलोड करने के। वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ से भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। www.yukti.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। इस बार कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल MCQ डेली चलाया जा रहा है और विभिन्न समय पर चलाया है, जिसका लिंक आप लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। फिर सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए बिना समय गवाए हैं हम आते हैं टॉपिक पर। देखिए, यहाँ से स्वच्छता सुधरी है सेहत, यह स्वच्छ विभाग गैर संचारी रोग जो आंकड़े के मुताबिक यह इंदौर क्रॉनिकल जो ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है जिसको लोग COPD कहते हैं, अस्थमा के वर्ष 2021-22 में 278 मरीज मिले थे। यह आंकड़ा 2023 में घटकर मात्र 150 हो गए। तो कहने का मतलब है स्वच्छता हम बेहतर रखते हैं तो सांस से संबंधित जितनी बीमारी है वो कम होती है या न के बराबर होगी। दो आंकड़े आ सकते हैं। फिर स्वच्छता से संबंधित अगर हम अस्वस्थ रह रहे हैं तो संचारी रोग जो होते हैं वो भी कम होंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण यह आंकड़ा आपको आया गैर संचारी तौर पर, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लगभग जुड़ी बीमारियों के मामले में 50% की कमी देखी गई। जैसे टाइफाइड की बात कर ले हम, टाइफाइड, पीलिया, पेट दर्द आदि मरीजों की संख्या कम हुई है इंदौर में। और इंदौर लगातार 7 बार देश का स्वच्छ शहरों के श्रेणी में आता रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण जब आते हैं, स्वच्छता विभाग के द्वारा आंकड़े दिए गए हैं। तो यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इन प्रयासों को धूल मुक्त हुआ कैसे शहर। तो सड़कों को मैकेनाइज स्वीपिंग पद्धति अपनाई गई, लगातार सफाई किया गया, धूल कण वातावरण नहीं मिल पाए, इसके लिए निर्माण अपशिष्ट संग्रह सहित सही प्रक्रिया के तहत पालन किया गया। आपको परिवहन व्यवस्था ठीक की गई, सभी निर्माण स्थलों को ढकने का सुनिश्चित बंद किया गया। शहरी क्षेत्रों में भारी वाहनों को प्रतिबंधित किया गया। कचरा जो अलाव जलाने की पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। मशीनों पर द्वारा सफाई और सड़कों का धूल निस्तारण किया गया और लोक परिवहन साधनों में इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों की संख्या में वृद्धि की गई। कुल मिलाकर देखिए,
स्वच्छता एक ऐसा विषय है ना जहाँ पर सरकार भी अपने स्तर पर करती है, व्यक्ति अपने स्तर पर करता है, व्यक्ति को भी करने की आवश्यकता है, प्लस सामाजिक संगठन जो होते हैं, संगठन होते हैं जिसे हम लोग एनजीओ कहते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उनके द्वारा यह तीनों का साझा प्रयास होता है किसी भी बड़े उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए। जैसे यहाँ पर सामाजिक मुद्दे जहाँ जुड़े होते हैं, सामाजिक मुद्दे जिससे जुड़े होते हैं, तो यह समझने की आवश्यकता है कि केवल सरकार अपने स्तर पर यह काम नहीं कर पाते। जब तक लोगों की सहभागिता नहीं हो, इंदौर वासियों ने जैसे सहयोग किया, जिसने यह लिस्ट दिया, लिस्ट देने के बाद बहुत से वर्ग ऐसे होंगे इसका विरोध किए होंगे और बहुत से वर्ग का समर्थन किए होंगे। समर्थन वाले की संख्या अधिक होती गई, समर्थन करने वाले की संख्या अधिक होती गई, तो देश का एक ऐसा शहर इंदौर है। कभी मैं भी वहाँ इंदौर गया हूँ, जब मेरा MPPCS का मेंस हुआ करता था तो मैं गया हूँ। तो ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि आप इस सब चीज़ों को समझने, PT की जब एग्ज़ाम होता था मैं वहाँ जाता था, तो इन सब चीज़ों को लेकर देखिएगा। खजुराहो की बात कर लें, इंदौर, भोपाल की हम बात कर लें, इन सब शहरों में जब आप घूमिएगा तो परिवर्तन आपको स्वयं देखने को मिलेगा कि आप कैसे बदलाव ला सकते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। चलिए आगे हम बात करेंगे इसके अतिरिक्त कि स्वच्छ सर्वेक्षण की जब बात की विगत 10 वर्षों में, तो भारत सरकार पर्यावरणीय स्वच्छता विकास के कई शहर अभियानों में शुरू की, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन की बात करते, SBM की बात करते, कायाकल्प शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन योजना की हम बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम इसमें शामिल किया गया। देश में पर्यावरणीय स्वास्थ्य और विकास को बेहतर करने के लिए बहुत से अभियान चलाए गए। इन अभियानों का नाम आप लोग को याद रखना है, मेंस में कहीं भी आप उपयोग कर सकते हैं। अगर हम बात करें केवल स्वच्छ भारत अभियान की, जिसे SBM कहते हैं, का उद्देश्य वास है, अर्थात वास का अर्थ है वाटर, सैनिटाइजेशन और हेल्थ के संदर्भ में जुड़े हुए मुद्दे को देखना और उसको बेहतर करना, यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब साथ ही स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य क्या है? छोटे और शहरों कस्बों के स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने की अपेक्षा यह रखता है। तो कुल मिलाकर हम स्वच्छता को लेकर ग्रामीण और अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों को बेहतर करने के लिए हम इस प्रकार के अभियान चला रहे, जिससे स्वच्छता के लक्ष्य प्राप्त हो सके। अब हम बात करें, भारत के राष्ट्रपति ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा भारत मंडप नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को प्रदान किया था, जिसका उद्देश्य जिसके अनुसार टॉप 10 सिटी की हम बात करें तो इंदौर, मध्य प्रदेश, सूरत, गुजरात दोनों को एक साथ दिया गया था। नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, भोपाल, विजयवाड़ा, नई दिल्ली, तिरुपति। और ध्यान रखिएगा, स्वच्छता के बाद में हम बात करें, नई दिल्ली आपको राष्ट्रीय राजधानी जो है विश्व की सबसे प्रदूषित शहरों में आती है वायु प्रदूषण के मामले में। तो ये सब आंकड़े याद रखने हैं आप लोगों को। इस तरीके से टॉप स्टेट की हम बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, जहाँ रैंक प्राप्त किया है अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है उसके लिए। अब बॉटम 3 की बात करें अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए, तो कोलकाता, आसनसोल, जो हरोरा है वेस्ट बंगाल, ये तीनों वेस्ट बंगाल से आते हैं। तो इस प्रकार से आपको आंकड़े याद रखने हैं। अब मूल्यांकन के लिए क्या मापदंड अपनाए जाते हैं? ध्यान रखिए, 2023 के सर्वेक्षण के अनुसार डोर टू डोर कचरा संग्रह करने की तकनीक कितना बेहतर है, स्रोत का निस्तारण कैसे किया जा रहा है, सार्वजनिक क्षेत्रों में स्वच्छता की स्थिति कैसी है, स्वच्छ जल निकाय कैसा है, फिर शहर की स्वच्छता में नागरिकों की प्रतिक्रिया अर्थात सहभागी प्रवृत्ति है या नहीं, यह इंपॉर्टेंट है। तो इतना फैक्ट कम से कम आप लोगों को याद रखना चाहिए। दूसरा टॉपिक आते हैं जिसमें आप लोग देखते हो चुनाव में भी स्वच्छता की बात हो रही है। तो देखिए, सी विजिल का उपयोग इस बार बहुत ज़्यादा किया गया। तो भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने, इससे अच्छा संकेत क्या हो सकता है जब जनता खुद ही चुनाव में भ्रष्ट आचरण और गड़बड़ी करने वाले को सबक सिखाने मैदान में उतरे। अब मैंने कुछ आंकड़े आप लोगों को दिए थे जिसमें 99.9% आपने चुनाव आयोग ने क्या किया था। इस बार जो चुनाव में आपको मामले दर्ज किए गए, शिकायत के उसका निस्तारण किया गया। तो लोकतंत्र को मजबूत कराने के लिए और भी बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। यह केवल एकमात्र यह नहीं है कि केवल जनता ही इसका सपोर्ट कर रही है, हमारा शासन प्रशासन भी उसके साथ है। तो इस प्रकार देखते हैं कि जब ये दोनों साथ चलता है तो हम बेहतर लोकतंत्र की नींव रख सकते हैं। तो यहाँ पर बातें की गई है। अगर हम बात करें कुछ आंकड़ों की तो देखिए 2572 रही करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या इस लोकसभा चुनाव में। पहले 7वें चरण तक हम क्रमशः 450, 390, आपको 392, 476 इस प्रकार आंकड़े दिए गए हैं। थोड़ा सा याद रखना है, डाटा फैक्ट आप इसे का प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं। जब हम बात करेंगे
भारतीय लोकतंत्र खर्चीली लोकतंत्र बन गई है, तो वहाँ पर इसका आंकड़ा आप प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे इसमें जब लोकसभा चुनाव घोषणा के बाद निर्वाचन आयोग के पास जनता के 4.5 लाख से अधिक शिकायतें दिया गया, जहां पर 324 पॉइंट से अधिक शिकायत पोस्टर बैनर से जुड़ी थी। अर्थात देखते हैं ना, पोस्टर बैनर लगा दिया जाता है, आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है, पार्टियों के द्वारा निकाला नहीं जाता जो नियम कानून बनाए गए। तो जनता ही इस पर प्रत्यक्ष रूप से कार्रवाई की और प्रशासन को बगैर अनुमति राजनीतिक दल और प्रत्याशियों के लगाए गए थे उसको क्या किया गया, हटवाया गया। अब आयोग के मुताबिक कुल शिकायतों का 89% शिकायत में 100 मिनट के भीतर किया गया। अर्थात इस जो आंकड़े में आप लोगों को बताया था उसमें से 89% शिकायत ऐसा था जिस केवल 100 मिनट के अंदर, अर्थात आपको ध्यान रखना 100 मिनट के अंदर निपटारण कर दिया था। बाकी 10, 24 से 48 घंटे के अंदर निपटारण किया गया था। अब यहाँ पर शिकायतों में अब तक मिली थी कितनी, लगभग 4 लाख के आसपास शिकायतों का निपटारण। 4,23,000 देख रहे हैं, 4,24,317 यहाँ, जहाँ 4,23,908 का और 3,76,116 100 मिनट में निपटारा किया गया। इन आंकड़ों को आपको प्रयोग करना है कहाँ पर, जब चुनाव आयोग की भूमिका आपसे पूछे लोकतंत्र को मजबूत बनाने में किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन करता है, या बेहतर लोकतंत्र के लिए संस्थाओं का सशक्तिकरण होना कितना मजबूत है, स्थिति को दर्शाता है। ये सब आंकड़े का प्रयोग कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, सी विजिल के फायदे क्या थे। सी विजिल कोई भी व्यक्ति फोटो के साथ अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत करने के साथ उस स्थान में जियो टैगिंग भी हो जाती, जिससे उस स्थान पर पहुंचने में आसानी होती थी। आयोग निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने के अभियान जनता की बनी भागीदारी भारतीय लोकतंत्र की मजबूत के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। अगर हम सी विजिल के जरिए इस तरह से कार्रवाई की गई, पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव विभिन्न तरीके से अपनाए गए, तो इन सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता है कि जनता, मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था, अगर हमको बेहतर लोकतंत्र चाहिए तो हमें जनता का समर्थन आवश्यक है। केवल यह नहीं कि वो आके एक वोट दे देगा और चला जाएगा, यह उसके मिजाज में नहीं होना चाहिए। मिजाज में यह होना चाहिए कि मेरे लिए शासन का निर्माण, लोकतंत्र में मेरे लिए शासन का निर्माण हो रहा है, सत्ता का निर्माण हो रहा है, तो मैं बेहतर लोगों को चुनकर भेजूं जो अपनी उत्तरदायी जवाबदेहिता प्रतिनिधित्व के संदर्भ में मेरी बातों को संसद के पटल पर रखे। तो इस तरीके से जब यह और भी सशक्त होगा, बेहतर लोकतंत्र की जननी होगी। आप सोच सकते हैं, अभी हाल ही में अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, सोच के देखिए, उन पर पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन पर कोई आरोप लगा। सोच के देखिए, इतनी लंबी लोकतांत्रिक इतिहास है जहां पर पद पर रहते उनका पहले ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जिन पर आरोप लगा है। तो भारत जैसे देशों में और भी उन्नत, हमारे यहाँ लोकतंत्र पुराना है, उनसे भी पुराना है, पर लोकतंत्र की प्रक्रिया हम उसके व्यापक आधुनिकीकरण की बात करें, व्यापक अगर लोगों तक विस्तारण की बात करें तो हमको अमेरिकी लोकतंत्र से कहीं आगे निकलने की आवश्यकता है। तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। चलिए आगे हम बात करेंगे तीसरे टॉपिक पर। अब हैदराबाद संयुक्त नहीं रहा, महज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद रहेगी। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी पुनर्गठन अधिनियम के बाद जब बनी, तो ध्यान रखिएगा, तो आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी नहीं रहेगी। अब तेलंगाना की राजधानी आंध्र प्रदेश होगी, आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन होगी, अमरावती। तो यह 2 जून 2014 को तेलंगाना को राज्य अस्तित्व आया था। तो उसके बाद यह बनाया गया था उसमें नियम की 10 वर्षों तक दोनों की संयुक्त राजधानी होगी। उसके बाद आंध्र प्रदेश अपनी राजधानी ढूंढेगा। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, अक्टूबर 2015 में आपको देश के प्रधानमंत्री के द्वारा आपको आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती का उद्घाटन किया गया था, शिलान्यास किया गया था। अब ध्यान रखना है कि अमरावती क्या है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है, कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर है। तो यहाँ पर अगर हम मैप बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अमरावती शहर है। अमरावती शहर जो शब्द है, अमरावती मंदिर के ऐतिहासिक शहर सातवाहन राजवंश के तेलुगु राजाओं के प्राचीन राजधानी से थी, लिया गया वहाँ पर। अब ध्यान रखिएगा, अक्टूबर 2015 में अर्थात 22 अक्टूबर को ध्यान रखिएगा,
उंडन रायन पालम इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। वर्तमान में राजधानी के क्षेत्र में अपने ऐतिहासिक महत्व लगभग 2200 वर्षों का पहले का, जिसमें 1724 में हैदराबाद के निजाम की स्थापना से पहले इस क्षेत्र में मौर्य, सातवाहन, इक्ष्वाकु, पल्लव, चोल, काकतीय दिल्ली जो क्षेत्र था उसका मसूरी नायक, बहमनी, विजयनगर, गोलकोंडा और मुगलों समेत कई राजवंशों ने साम्राज्य ने शासन किया। तो मुख्य रूप से हम पल्लव, चोल, सातवाहन की बात करते हैं, यहाँ पर दक्षिण राज्यों की बात की जाती है। तो इन सभी चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। अब ये देखिए, यह इंपॉर्टेंट रखिएगा आप लोग पीटी फैक्ट के लिए, मेंस फैक्ट दोनों के लिए। राइट टू रिकॉल की बात करते हैं, एक अधिकार देता है। लोकसभा परिणाम मंगलवार को घोषित किए जाएंगे, अर्थात 4 जून को। जो भी होगा, सत्ता में जो भी आएगा, पर सत्ता के कायम करने की प्रक्रिया बदलनी चाहिए, यह मेरा भी मानना है। जहाँ पर राइट टू रिकॉल की हम बात करते हैं, जैसे संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में आपका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? लोकतंत्र के मतदाता बड़ी उम्मीदवारों के साथ अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन कई बार प्रतिनिधि मतदाताओं की उम्मीद पर खरे नहीं उतरते हैं। पहले चुनावों में बड़े पैमाने पर मौजूदा सांसदों की हार भी इस तथ्य की रेखांकित करती है। ऐसे परिदृश्य में राइट टू रिकॉल की व्याख्या मतदाताओं का एक विकल्प देती है, वे निर्वाचित प्रतिनिधि को हटा दे सके। भारत में राइट टू रिकॉल के विचार नया नहीं है, 20वीं सदी के 8वें दशक में ही चुनाव सुधारों में इसको शामिल कर लिया। जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार देने की मांग की गई। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राइट टू रिकॉल लागू करने की मांग की गई। वर्तमान में चुनाव में धन बल दूसरे अनैतिक साधनों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भी राइट टू रिकॉल की इन विसंगतियों को अंकुश लगा सकता है। राइट टू रिकॉल मतदाताओं को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में लोकतांत्रिक अधिकार मौजूद कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। कहने का साधारण शब्द है, साधारण शब्दों में हम कहें राइट टू रिकॉल क्या करता है? राइट टू रिकॉल व्यक्ति जनता को, जो मतदाता उसको यह अधिकार देता है ना कि हम एक अबुस्मेंट, एक क्या करें, लोकपाल की तरह अपने प्रतिनिधियों पर नज़र रख सके। अगर मान लीजिए चुनाव अभी हुआ, 2024 का चुनाव भी 4 जून को, कल क्या होगा, सभी लोगों को चुन लिया जाएगा। अब ये मान लीजिए जो आशा से चुना गया कोई प्रतिनिधि XYZ कोई भी हो सकता है, किसी भी पार्टी का हो सकता है। अब 6 महीना बाद, 1 साल बाद वो क्या करता है? अपने वादे के खिलाफ काम करता है। अपने वादों को जिस प्रक्रिया से वो बोला था लागू करेंगे, उसके विपरीत काम करने लगता है या अनैतिक आचरण करने लगता है, जिससे लोकतंत्र प्रभावी होता है। तो उस क्षेत्र का जो मतदाता है, जिसने चुनकर उसे भेजा, उसको अधिकार होना चाहिए वैसे प्रतिनिधियों को बाहर कर से। तो इसके लिए हम पुनः निर्वाचन, एक वोटिंग करवा सकते हैं उस क्षेत्र में। तो ध्यान रखिए, इससे 2-3 फायदे होंगे। पहला फायदा तो जवाबदेहिता बनेगा किनके लिए? जनप्रतिनिधियों में जवाबदेहिता बनेगा, उत्तरदायित्व बढ़ेगा, शासन और प्रशासन का कर्तव्य बढ़ेगा, शासन और प्रशासन के प्रति कर्तव्य बढ़ेगा, जनता के हितों में बेहतर निर्णय लिए जाएंगे। ये सब फायदे होंगे अगर इस प्रकार के काम किए जाते हैं। तो फिर भी यह क्यों नहीं हो पा रहा? तो यह केवल चुनावी मंशा के तौर पर देखते हैं। चुनावी दौर में जब बात होती है, सब चर्चाएं होती है। जब तक हम राजनीतिक प्रशासनिक इच्छा शक्ति के संदर्भ में हम बात करें, और जनता का जब तक आंदोलन इस क्षेत्र में नहीं होगा, मांग बेहतर नहीं होगा, और हम इस प्रकार से सुधार नहीं कर सकते। उसके लिए 2 तरीके से सुधार किए, एक चुनाव आयोग के द्वारा स्तर पर किया जा सकता है, प्लस एक न्यायालय के माध्यम से क्या किया जाता है, सुधार किया जा सकता है। जनता अपनी मांगों के यहाँ रख सकती है, लगातार वहाँ आपको इसके लिए फोर्सिबल बना सकती है इन दोनों संस्थाओं को, ताकि इसको लागू करे और हमको अधिकार दे एक स्वस्थ लोकतंत्र को निर्माण करने में, बेहतर लोकतंत्र को निर्माण करने में,
ताकि हम राइट टू रिकॉल के आधार पर हम चीज़ों को और भी बेहतर बना सकें। अब राइट टू रिकॉल है क्या, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत निर्वाचित प्रतिनिधि समान कार्यकाल की समाप्ति पहले ही हटाने की शक्ति मतदाताओं के पास है। वर्तमान में भारत में मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान के स्थानीय निकायों में राइट टू रिकॉल है। अर्थात हम 73वां संविधान संशोधन जिसकी बात करें उसमें स्थानीय शासन प्रशासन में आपको राइट टू रिकॉल दिया गया है। वहाँ पर कुछ राज्यों ने लागू किया। इसे राज्य एवं केंद्रीय विधायकों के स्तर पर लागू करने की मांग लगातार उठती है। जब हम इन जनप्रतिनिधियों स्थानीय जनप्रतिनिधियों को वापस बुला सकते हैं, इन राज्यों ने अपने यहाँ लागू किया, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के राज्य शामिल हैं, वहाँ का स्थानीय प्रशासन शामिल है, तो हम राज्य के स्तर विधानसभा और केंद्र लोकसभा में क्यों नहीं लागू कर सकते? बिल्कुल लागू कर सकते हैं। यह जस्टिफिकेबल भी है, यह हम उपयोग कर भी सकते हैं। तो विपक्षियों के साथ बन सकता है राजनीतिक हथियार। यह राइट टू रिकॉल का अधिकार देश की राजनीतिक व्यवस्था और सरकारों को अस्थिर कर देश में अराजकता का वातावरण पैदा किया जा सकता है, क्योंकि जब कोई भी असंतोष उत्पन्न होता है, जनता राइट टू रिकॉल का प्रयोग करने में लगेगी। हार हुए उम्मीदवारों इसका उपयोग एक राजनीतिक हथियार के रूप में होगी। तो इसका हम विकल्प कैसे कर सकते हैं कि बार बार घटना ना हो? तो बार बार ऐसी घटना ना हो तो हम इसे स्टेप बाय कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जारी करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए बहुत ही बदमाश हो गया हमारा जनप्रतिनिधि, हमारी बात नहीं सुन रहा है, शासन प्रशासन बेहतर से नहीं कर रहा है, तो हम एक रेजुलेशन निकलवा सकते हैं जनता से कि हाँ, इसमें एक मत संग्रह करवा दो। अगर आपको इस रेजुलेशन में अगर वो सुधरता नहीं है तो हम दूसरी बार इसके लिए राइट टू रिकॉल कॉन्सेप्ट ला सकते हैं। एक बार मौका दिया जाएगा, उसको दिया जा सकता है। इससे क्या होगा, विपक्षी दल अपना राजनीतिक रोटियां नहीं सेकेंगे। किसी भी राजनीतिक विपक्ष की बात हो रही है, राजनीतिक रोटियां नहीं सेकेंगे। अगर उसे लगेगा जनप्रतिनिधि को नहीं मुझे इसमें सुधार करनी है, तो वो सुधार कर लेगा, तो वो मामला ही समाप्त हो जाएगा। वो बेहतर शासन प्रशासन करना शुरू करेगा, लोगों की मांगों की पूर्ति करने लगेगा। नहीं तो क्या होगा, जब यह नहीं मानता है तो आप इसको बिल्कुल अपनाइए, मैं भी इसके समर्थन में हूँ, पर उसे एक अवसर जरूर इसके लिए दिया जाना चाहिए। इसके लिए हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बना सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से हम वोटिंग करवा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम फिर से चुनाव प्रक्रिया या चुनावी वोटिंग की प्रक्रिया को अब स्मार्ट हो गया। जब आप वोट डालने के लिए क्या हुआ, लोगों के पास मैसेज आ सकता है निर्वाचन आयोग का, बार बार कॉल आ सकता है। तो हम इस प्रक्रिया को क्यों नहीं अपना सकते? बिल्कुल अपना सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों के पास मोबाइल या इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं है, तो इसके लिए हम ये क्या कर सकते हैं, डाटा बना सकते हैं। जिनके पास मोबाइल है, मान लीजिए इस निर्वाचन क्षेत्र में 10,000 लोग रह रहे हैं, 10,000 में 9,000 लोगों के पास मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट किसी प्रकार का है, तो हम उसको डायरेक्ट मैसेज से करेंगे, बाकी 1,000 के लिए हम व्यवस्था कर देंगे। तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। किसी प्रतिनिधि को हम भेज देंगे या कोई मशीन लेकर या किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर उन लोगों तक वो पहुँच सकता है। इस प्रकार से हम व्यवस्थाओं को बेहतर कर सकते हैं, ताकि जवाबदेही शासन की व्यवस्था हो, प्रशासन की व्यवस्था हो। क्लियर हो गया? चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे बात करने से पहले देखिए, इसका यूट्यूब जो हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस का है, यूट्यूब पर बिल्कुल वीडियो फ्री होता है, आप वहाँ देख सकते हैं। पर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और की नोट्स प्राप्त करने के लिए प्लस वीकली टेस्ट में भाग लेने के लिए, जो आपको प्रत्येक संडे को 11 AM में होता है, उसमें भाग लेने के लिए आपको 599 प्लस टैक्स अर्थात कुल 614 रुपये आपको पड़ेगा। आप 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ प्राप्त कर सकते हैं और लगातार लोग आपको शामिल होने की आवश्यकता है। चलिए, अपने एग्ज़ाम को अंतिम आधार तक पहुंचाने के लिए ज़रूर कीजिए। 599 बहुत बड़ी राशि नहीं है। देखिए, आज से महंगा हो जाएगा हाईवे का सफ़र और दूध का मूल्य, अमूल जो दूध है उसका महंगा हो जाएगा। चुनाव के बाद ऐसी प्रक्रियाएं होती है। यह समान धारणा है कि चुनाव के जो खर्च होते हैं, सरकारी खर्च जो होता है, उसको मैनेज इसी तरीके से किया जाता है। ये सभी सरकारों के द्वारा की जाती है, ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से कुछ आंकड़े आपको निकालने, इसलिए मैंने यहाँ पर दे दिया। जैसे इन आंकड़ों का प्रयोग आप कैसे करेंगे? देखिए, पहले लिखा हुआ टोल शुल्क में बढ़ोतरी थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति से जुड़ी है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, थोक मूल्य सूचकांक क्या है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। और इस पर मैंने पहले भी चर्चा कर रखा है। थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सभी पर है ना, किसके द्वारा जारी किया जाता है और इससे हम क्या क्या आंकते हैं। फिर इसके बाद ध्यान रखिएगा, यहाँ से पीटी लगभग कितने टोल प्लाजा राष्ट्रीय जो राजमार्ग नेटवर्क है
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क, जिसे प्राधिकरण हम कहते हैं। ध्यान रखिएगा यह कितना विस्तृत है, इसके वर्तमान अध्यक्ष की निदेशक कौन बनाया गया, इनका कौन निदेशक है या किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, ये सब आंकड़े आपको निकालने चाहिए। यहाँ देश में देखिए कुल राष्ट्रीय अर्थात NH की बात, नेशनल हाईवे की बात करें, उसकी करीब कितनी लंबाई है, 1,46,000 किलोमीटर। इस आंकड़े को ध्यान रखें। दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक सड़क नेटवर्क है हमारा देश का। और टोल संग्रह की बात करें तो बढ़कर 54,000 करोड़ हमको प्राप्त हुआ 22-23 के अनुसार। ये आंकड़े आपको जरूर देखने चाहिए। RBI जो IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अशोक बिल्डाइन लिमिटेड जैसी कंपनियां फ़ायदा उठा रही, इसका लाभ लेती है। ये सब चीज़ें ध्यान रखने की आवश्यकता, थोड़ी समझने की आवश्यकता है कि डाटा फैक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर डाटा 2-3 चीज़ें निकाल सकते हैं आप। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। थोक मूल्य सूचकांक क्या है इसके बारे में। फिर हम जो टोल प्लाजा कितना है, देश में कितनी कुल सड़क है, दूसरी सबसे बड़े वैश्विक सड़क नेटवर्क है। तो ये सब आंकड़े आपको निकालने की आवश्यकता है। चलिए, यह एकदम बिल्कुल PT फैक्ट है, इसे बहुत बेहतर तरीके से आप लोग याद रखिएगा। आइसलैंड की महिला कारोबारी हला टॉमसाडाइटर राष्ट्रपति चुनी गई है। वो 7वीं आपको राष्ट्रपति होंगी आइसलैंड की। तो इनके आंकड़े याद रखिएगा कौन से क्रम की होंगी। फिर मेक्सिको में देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनने का हुआ मतदान। अब इन दोनों में से कोई एक जरूर बनेगी महिला राष्ट्रपति मेक्सिको की। अब मेक्सिको कहाँ है, इसका लोकेशन मुझे बताइएगा। इसके आस पड़ोस के देश कौन कौन से हैं। अब ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के सेना पहली ईसाई महिला हेलन बनी ब्रिगेडियर। सेना की डॉक्टर हेलन मेरी रॉबर्ट ब्रिगेडियर का रैंक प्राप्त की है। वो पहली ईसाई और अल्पसंख्यक समुदाय की प्रथम महिला बन गई है। तो आपको ये आंकड़े रखने हैं याद। हमारा पड़ोसी मुल्क है तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि मुल्क पड़ोसी है तो उससे प्रश्न नहीं बनता है। तो आपको पहली महिला ईसाई है, पहली महिला अल्पसंख्यक है जो इस पद पर गई है, ब्रिगेडियर पद पर गई है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा चीन का यान। तो पहले PT फैक्ट में आप लोगों को बताना है कि भारत का कौन सा यान दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। वो कब छोड़ा गया था भारत से, उतरा कब उस पर, और उसके रोबोट जो था रोवर, उसका नाम क्या था। ठीक है ना। तो ये सब सारे फैक्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब ध्यान रखिएगा इस फैक्ट में, चंद्रमा का चांग-ई 6 प्रोब सबसे बड़े क्रेटर का नमूना इकट्ठा करेगा। 25 जून को चीन के इनर मंगोलिया क्षेत्र में उतरेगा, वहाँ से वो वापस आएगा। तो चीन का चांग-ई 6 प्रोब आपको क्या करेगा, सफलतापूर्वक उतरा वहाँ पर। ध्यान रखिएगा यह पृथ्वी के नज़र न आने वाला हिस्सा पर, जहाँ पर भारत भी पहुँचा है। पहला भारत देश था, अब यह दूसरा हो जाएगा। अब ध्यान रखिए यहाँ अब तक कोई दूसरा देश नहीं पहुँचा है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, जहाँ पर यह पहुँच रहा है दक्षिणी ध्रुव पर, यह पहुँचा है दक्षिणी ध्रुव पर भारत पहुंचा है। पर ध्यान रखिएगा इस जहां यह पहुंच रहा है ना, वहां पर अभी तक कोई देश नहीं पहुंचा है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा क्रिएटर की बात हो रही है। ऑर्बिटर, रिटर्नर, लैंडर, एक्सपेंडर युक्त चांग-ई 6 प्रोब 3 मई लॉन्च, जो 5 मार्च को रॉकेट में लॉन्च किया गया। कई चरणों में इसे किया गया था। अब है कि चीन 2030 तक क्या करेगा, चंद्रमा पर मानव भेजने का अपना लक्ष्य बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार के फैक्ट आप लोगों को याद रखने। क्लियर है। चलिए आगे हम बात करते हैं। सिंगापुर को मिला, भारत को सिंगापुर से मिला सबसे ज़्यादा एफडीआई हो, फॉरेन जो रिजर्व होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो होता है एफडीआई। तो उसके लिए चीन, अब सिंगापुर सबसे ज़्यादा निवेश किया भारत में। पर ध्यान रखिएगा सिंगापुर से 31.55% घटकर 11.177 अरब डॉलर पर आ गया। एफडीआई प्रवाह घटा है, फिर भी सिंगापुर सबसे ज़्यादा आपको भारत में इन्वेस्ट किया। तो घटने के बहुत से कारण हैं। ठीक है ना। पहले तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो विश्व में चल रहा है। एक रूस यूक्रेन मामला आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आपको इज़राइल हमास का मामला देखने को मिलेगा। इज़राइल और हमास का मामला जो 2 युद्ध कारण आपको मांगे बढ़े। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंगापुर में इंफ्रास्ट्रक्चर के नए क्षेत्र ढूंढे जा रहे हैं। तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखिएगा। सिंगापुर जो आपको हाल ही में एक नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसमें वो आपको सी लेवल पर जो आपको
बसावटी की बात करें, मानव बसावटी, उसके लिए भी वो कार्य कर रहा था। इन्वेस्टमेंट के स्तर वहाँ से भी प्रभावित हुए। आंतरिक राजनीति उसका भी कारण रहा है, आंतरिक राजनीति उसका कारण रहा है। फिर उसका दक्षिणी चीन सागर में हालिया जो घटनाक्रम घटे हैं, जो जिस प्रकार के घटनाक्रम चीन के द्वारा की गई है, वो सब पूरा मामला आपको, जिसके कारण एफडीआई में, सिंगापुर के एफडीआई में कुछ कमी देखने को मिली है। कुल मिलाकर बात हम करते हैं, घटा है कितना प्रतिशत, 31.5% घटकर इतना आया। लेकिन आंकड़े से पता चला भारत उस देश सिंगापुर में सबसे अधिक निवेश आकर्षित किया है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान मॉरिशस पहले था, उसके बाद सिंगापुर था, तो मॉरिशस को पीछे करके वो पहले स्थान पर आता है। तो इस अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, कैमरून आइलैंड, जर्मनी, साइप्रस सहित प्रमुख देश इस इक्विटी में प्रवाह में कमी आई। हालांकि क्यों कमी आई, मैंने 2 कारण बताया आपको, यही महत्वपूर्ण कारण सभी देशों के द्वारा एफडीआई के में कमी आई है। अब नीदरलैंड, जापान निवेश बढ़ा है। भारत में 18-19 के सिंगापुर भारत के लिए ऐसे निवेश सबसे बड़ा स्रोत था। अब इसके लिए ध्यान रखें, भारत 17-18 में भारत मॉरिशस से सबसे ज़्यादा एफडीआई आकर्षित करता था। भारत से मॉरिशस संधि संशोधन के बाद सिंगापुर भारत निवेश के पसंदीदा क्षेत्र के तौर पर उभरा है। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, दुनिया के प्रमुख वित्तीय केंद्रों में से रूप में एक सिंगापुर उन वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करता है जो एशिया में निवेश करना चाहते हैं। जो हाल के में रीट विनियमन 2014 का संशोधन जैसे भारत की पहल ने सिंगापुर स्थित निवेशकों के लिए नए अवसर पैदा किए। तो ध्यान रखिएगा, रीट विनियमन 2014 याद रखना, इसके कारण सिंगापुर में आपको बढ़ी है, जिसमें स्थित निवेशक कारण भारत सिंगापुर उच्च एफडीआई प्राप्त हुआ। कुल मिलाकर हम बात करें तो एफडीआई मॉरिशस में कितना था, 26% आपको ध्यान रखना है। सिंगापुर में 23%, यह वित्त वर्ष 2023-24 की बात हो रही, उसकी बात हो रही है। यूएस 9% एफडीआई कर रहा, नीदरलैंड 7%, जापान 6%। शीर्ष 5 देशों की सूची में उभर कर सामने आया। अब ध्यान रखिएगा, यह 23-24 के संदर्भ में बात हो रही, उससे पहले वित्त वर्ष 2023-24 की हम बात कर ले तो सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी प्रभाव 5 देशों में कहाँ, 5 राज्यों में कहाँ, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में, दिल्ली में, तमिलनाडु में, यह रहा है। अगर हम वित्त वर्ष दौरान सबसे ज़्यादा अधिक एफडीआई इक्विटी के बाद सिंगापुर, मॉरिशस, यह सॉरी यहाँ पे एरर हो गया, इसको ठीक कर लीजिएगा, यह है 2022-23 के आधार पर, ठीक है ना, एरर हो गया है, कोई बात नहीं। इस यह 23-24 की बात हो रही है जो इसमें दिया गया है, इसमें आपको यह राष्ट्रों की सूची दी गई है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और आज का जो संपादकीय है, मेंस है, उसे हम लोग देखते हैं। देखिए, मानो जब तक जवाबदेह नहीं बनेगा तब तक समस्याओं का समाधान बेहतर नहीं निकल पाएगा। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। हम बात कर रहे हैं 2015 में से 2020 के बीच 6 लाख प्रति वर्ष से अधिक दर वन की कटाई। हाल ही में आंकड़े आए थे, मैंने उस दिन भी बात किया था, बताया था, जब हम रोपने की प्रवृत्ति हम नहीं ला पा रहे, पेड़ का जन्म करने की प्रवृत्ति नहीं पा, काटने की प्रवृत्ति अधिक है हमारे पास। अगर हम 2015 से 2020 की बात करें तो 6 लाख प्रति वर्ष से अधिक की दर से वन की कटाई हुई है। सस्टेनेबल नेचर के प्रकाशित शोध पत्रिका के अनुसार क्या है कि 2018 और 2022 के बीच महज 5 वर्षों में खेतों में लगभग 53 लाख अधिक पेड़ गायब हो गए। लिहाजा इस दौरान हर किलोमीटर क्षेत्र में औसतन 2.7 पेड़ों की कटाई की गई। अगर हम पर किलोमीटर के हिसाब भारत का ले तो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 2.7 पेड़ संभवतः काटे गए। अब है कि इस प्रकार से 50 से अधिक पेड़ों की कटाई प्रति किलोमीटर हुई है प्रभावित क्षेत्रों में। संभावित आंकड़े यही बता रहे कि 10-11 के बीच चिन्हित किए गए छायादार पेड़ों में लगभग 11% पेड़ वर्ष 2018 में तक गायब हो गए थे। तो छायादार पेड़ जो होते, बड़े पेड़ होते, उसकी गायब बात की जा रही है। तो शहरों में वृक्षों का क्षय हुआ 2050 तक की हम बात करें तो 68% आबादी शहरों में रहने का अनुमान है। जैसे जैसे बढ़ रहा है, अभी शहरीकरण अनुमानतः 35% से अधिक है। अर्थात हम क्या करेंगे, 15% की अधिक वृद्धि होगी। तो शहरों में लोगों को बेहतर आवास देने के लिए, बेहतर स्वच्छता देने के लिए, बेहतर वायु देने के लिए, बेहतर माहौल देने के लिए हमें बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता होगी। इसलिए जनसंख्या घनत्व की बात करें, पेड़ पौधों संख्या में कमी के साथ नकारात्मक संबंध स्थापित करता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते, ग्रीन बेल्ट 10 वर्षों में ग्रीन बेल्ट लगभग 30% कमी हुई
अगर भोपाल की हम बात कर ले, नगर पालिका आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बीते 6 वर्षों में मुंबई में मेट्रो सड़क परियोजना के कारण 21,000 से ज़्यादा पेड़ों की कटाई की। अब क्या हो रहा है, जब हम बड़े बड़े परियोजना लगाते हैं तो क्या करते हैं, इसके बीच के जो भी पेड़ हैं काट देते हैं। उसके बगल में इसके बीच में हम क्या करते हैं, एक हरी पट्टी बनाते, फूलों का पट्टी बना देते हैं और हम छोटे छोटे पेड़ यहाँ लगाते हैं, जिसको क्या होना है, 20 से 30 साल लगेंगे एक बेहतर पेड़ बनने के, जिससे पीढ़ियों को सुरक्षित कर सके। इस बीच में अगर मान लीजिए 1 लाख पेड़ वो रोपा गया, ऐसा नहीं प्रावधान किए गए, 1 लाख पेड़ अगर रोपता है तो उसमें मात्र जीवित होता है 2,000 से 5,000। तो ये आंकड़े क्या होते हैं, प्रभावित आंकड़ों का खेला जा रहा है। कोई भी NH के बाहर देख लीजिए, SH के बाहर देख लीजिए, स्टेट हाईवे के बाहर देख लीजिए, आसपास आंकड़े के पेड़ तो रोपे जा रहे हैं पर उसका प्रबंधन ही नहीं किया जा रहा है। मैं भी हाल ही में एक दौरा कर रहा था तो आप लोग भी देखे होंगे, गर्मी स्टार्ट हुआ उस समय अधिकारियों के द्वारा रोड के किनारे खड़ा होकर पेड़ रोपा जा रहा है। उस बेवकूफ़ अधिकारी को तो मन किया कि मैं वहीं का 10 सवाल करूं, पर होता ना, असला और अधिकार जब आपके पास नहीं होंगे, आप क्या होते हैं, आप कुछ जवाब नहीं पूछ सकते हैं कि आपको क्यों ऐसा कर रहे हैं। आप बारिश से पहले लगाइए ना, तो पेड़ जितने लगेंगे उसमें से 90% चांसेस है जीवित हो जाएंगे। और उसका प्रबंधन आपको करना है। पैसे तो दिए जा रहे हैं कि पेड़ों को रोपना है, इतना आंकड़ा प्रस्तुत किया जा रहा है, पर जब AC रूम में बैठ के जब नियम लिए जाते हैं तो इसी तरह के आउटपुट मिलते हैं। उनको स्वविवेकी शक्तियाँ नहीं होती है कि हमें कब रोपना है, कब पेड़ को उगाना है। आप स्वयं देख सकते हैं, मैं यह ज़्यादा दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, यह 2 माह पहले की बात कर रहा हूँ। मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में आपको गर्मी, जो प्रचंड गर्मी जब आने वाली थी, तो अभी कौन चल रहा है, जून चल रहा है ना, तो मई अप्रैल की बात आप ले लीजिए, तो अप्रैल मई जून कितना होता है गर्मी, प्रचंड गर्मी आता है, उस समय पेड़ रोपे जा रहे हैं किनारे। तो इस चीज़ को समझिएगा, अगर हम बेहतर प्रबंधन करना है तो केवल खाना पूर्ति नहीं करना है, हमें बेहतर प्रबंधन करने के लिए जवाबदेही लेना होगा, उत्तरदायी लेना होगा, ताकि हम बेहतर ग्रीन बेल्ट को तैयार कर पाएँ। और यह रिपोर्ट जो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट दिया गया, भारत में पिछले 2 दशकों में जो 23.3 लाख हेक्टेयर जो वन की कमी आई है, जो कुल वन का 6% तक दर्शाता है, कहीं ना कहीं हमको मंत्रालय के बातों पर, सरकारी और राजनीतिक मंशाओं पर और अपने व्यक्ति जवाबदेही पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि हम सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। सतत विकास जो वर्तमान में है वो तो बनी ही रहेगी अगले पीढ़ी तक, तो क्या हम इस कॉन्सेप्ट तक दे पाएंगे? तो बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। तो जो 60% की अधिक वन क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाया है, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या वर्तमान के जो शासक प्रशासक है, जनता है, वो करेगी? केवल हम इसलिए छोड़ देंगे पृथ्वी को कि आने वाली पीढ़ी अपना हिसाब अपने तरीके से देखेगा? तो इसलिए आवश्यक है कि हमें जवाबदेही, प्रकृति के परिचय संरक्षण की नीतियों को बदलाव करने की आवश्यकता है। जब हम बात करते हैं आंकड़ों का, तो 2011 से 2021 के बीच लगभग 17.96 वर्ग किलोमीटर घटकर 9.41 वर्ग किलोमीटर हो गया। तो जो लगभग कितना प्रतिशत है, 48% की कमी क्षय को दर्शाता है। तो इस प्रकार से आंकड़े जब आ रहे हैं तो हमको प्रकृति के संरक्षण के लिए बेहतर पेड़ पौधों, जंगलों के लिए क्या करना होगा? जंगलों के लिए पेड़ पौधे, जंगलों के लिए सुरक्षा केवल प्रकृति की संरक्षण हेतु जरूरी नहीं, बल्कि जैव विविधता के लिए भी जरूरी है। मिट्टी, हवा, पानी गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन नियंत्रण करने, वर्षा बढ़ाव के लिए भी जरूरी है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, कार्बन सिंक के कॉन्सेप्ट को बेहतर प्रबंधन करने के लिए भी हमें आवश्यकता है। फिर पेरिस समझौता के बाद जो 1.5 डिग्री कॉन्सेप्ट है, उसको भी बेहतर करने की आवश्यकता है। इसके लिए वनों की आवश्यकता है। वन केवल मानव जंगल में पेड़ पौधों की भोजन, फल, जो ईंधन, लकड़ी, दवाई आदि प्रबंधन करता है, बल्कि इतनी ही उपयोगिता के बावजूद इसे नुकसान पहुंचाया जाता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रकृति को बेहतर प्रबंधन उसका करेंगे, जिसके लिए हम संबंधित आंकड़ों के अनुसार भारत में 2002-2022 के बीच आग के कारण केवल 35,000 वर्ग किलोमीटर वृक्ष नुकसान हो गए। तो ये सब आंकड़े जो आते हैं उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं? सुझाव के तौर पर हम संरक्षण की दिशा में भारत सरकार काफ़ी सकारात्मक कदम उठा सकता है। इसके लिए 22-23 की तुलना में 2023 में वन क्षेत्र को पहुँच बनाने के नुकसान 9% जो गिरावट दर्ज की गई, उसे हम बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए और भी हम तकनीकल रेन हार्वेस्टिंग बेहतर कर सकते हैं। फिर हम जवाबदेही बनाने के लिए हम आपको स्पोर्ट बना सकते हैं, ग्रीन स्पोर्ट हम कर सकते हैं। इसको ग्रीन बेल्ट, GRWN ग्रीन बेल्ट स्पोर्ट हम बना सकते हैं, जहाँ पर
कुछ किलोमीटर के पास कुछ लोगों का जनता की सहभागिता से हम इसका बना सकते हैं। मान ली 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर रेंज आप ले लीजिए कि उस ग्रीन बेल्ट को एक जगह कहीं हम ऑफिस बना देंगे जहां वहां की जनता उसके लिए भागीदारी होगी और प्रशासन उसके साथ मिलकर काम करे। उसको क्या करेगा, पेड़ पौधे आप दे सकते हैं उसको प्रबंधन के लिए। आप जो आंकड़े आप खर्चा कर रहे हैं ना, उसके जवाबदेह नागरिकों को बनाइए। उसके लिए वो अपने क्षेत्र में जवाबदेह होंगे, अपने क्षेत्रों को उन्नत करने का प्रयास करें। देखिए, सभी लोगों को चोर समझ लीजिएगा ना, तो इसका मतलब आप सबसे बड़ा चोर है। इसका मतलब यही कॉन्सेप्ट होता है। कुछ पर तो आपको विश्वास करने की आवश्यकता होगी। आप ट्रस्ट बना के काम करवा सकते हैं, ट्रस्ट बनवा दीजिए। उसके अनुसार हम डिपो, जैसे आपको याद है ग्रैंड ट्रंक रोड के लिए शेरशाह सूरी ने क्या किया था, कुछ कुछ किलोमीटर के स्पॉट बनाया जहाँ पर हम सराय कहते थे, तो वो बेहतर प्रबंधन कर पाता था। तो इस तरीके से हम प्रबंधन कर सकते हैं। ये सब विकल्प हम अपना सकते हैं। कुल मिलाकर बात यही चल रही है, इन सब चीज़ों को अपनाने की आवश्यकता है। क्लियर है? तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, युक्ति है इसको सपोर्ट कीजिएगा, ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, बेल आइकन को दबाइएगा। चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।